Hello student, this is the lecture number 6 for class 11th student and we are discussing the chapter physical world. And student, in the previous lectures we have learned about the hello dear student, this is the lecture number 6 for class 11th student. And student, we are discussing the chapter physical world. In previous lectures, we have learned the conservation's law, forces in nature, and what is physics, what is sciences, physics related to other sciences, technology, etc. So student, today we are going to start and discussing the next topic, that is a unification and reductionism, and it is a last topic, 10th topic. ये 10वां टॉपिक है इस चैप्टर का और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. यूनिफिकेशन क्या होता है इसको समझते हैं पहले. व्हाट इज यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन को डिफाइन क्या करते हैं? टू एक्सप्लेन ऑल द फिनोमेना इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल लॉ. मतलब ये कि बहुत सारे लॉ जो कि वेरियस लॉ कह सकते हैं, यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ लॉ या वेरियस टाइप ऑफ फिनोमेना को एक सिंगल लॉ से अगर डिफाइन किया जाए तो वो हमारा यूनिफिकेशन कहलाता है. एग्जाम्पल बताते हैं. पहले यूनिफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है यूनिट कर देना, यूनिटी कर देना. मतलब ये कि एक बहुत सारे वेरियस फिनोमेनन को एक यूनिट लॉ से अगर डिफाइन किया जाए तो सारे लॉज उसी पे डिफाइन हो जाए तो उसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है. जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है. ग्रेविटेशन लॉ किसे कहते हैं? ये कंजर्वेशंस लॉ में मैंने आपको बताया भी, फोर्सेस इन नेचर में मैंने आपको बताया भी है कि यूनिवर्स में हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिनके बेस पे न्यूटन ने एक लॉ दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और ये जो न्यूटन्स लॉ है उन्होंने बताया, उससे फोर्स का फार्मूला दिया कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r का स्क्वायर. ये इन्होंने फार्मूला दिया है. ये एक ऐसा लॉ है जिसके बेस्ड पर बहुत सारे फिनोमेना डिफाइन हो जाते हैं. यूनिफिकेशन का मतलब ही यही है कि किसी एक सिंगल लॉ से अगर बहुत सारे फिनोमेना को डिफाइन कर दिया जाए तो उसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं. उनमें से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बहुत सारे फिनोमेना को डिफाइन करता है. जैसे पहला, फ्री फॉलिंग बॉडी. फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है? किसी बॉडी को अगर हम ऊपर से छोड़ दें तो अपने आप नीचे आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है. तो ये एक फिनोमेना जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ पे फॉलो करते रहता है. ग्रेविटेशन लॉ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी. दूसरा देखिए, प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेट्स हैं जो सन का रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन और प्लैनेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, जिनकी वजह से सारे प्लैनेट्स और सन एक बाउंड है, एक बंधे हुए हैं. उस फोर्स की वजह से वो अपने ऑर्बिट में है. तो दैट मीन्स वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो प्लैनेटरी मोशन को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन कर सकते हैं. एक और पॉइंट तीसरा, ये 9th क्लास में पढ़े, कैपलर्स लॉ. कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन.
ये भी न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के बेस्ड पर है। ओके, तो बहुत सारे फिनोमेना जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन कर दिया जाए, एक सिंगल लॉ से बहुत सारे फिनोमेना डिफाइन किया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। इसलिए इस लॉ को हम बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो दैट इज यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। यूनिफिकेशन उसे कहते हैं टू एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ फिनोमेना, ऑल द फिनोमेना इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉ, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ, एक सिंगल लॉ जो है वो बहुत सारे फिनोमेना को डिफाइन कर रहा है, जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी, प्लैनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉ, और भी जगह पर ये फॉलो होता है। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो जाता है, यूनिफिकेशन। सो स्टूडेंट, यूनिफिकेशन की तरह एक रिडक्शनलिज्म है, जस्ट इसका अपोजिट है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए यूनिफिकेशन का जस्ट अपोजिट है, नाम से समझ में आ रहा है, रिड्यूस कर देना। रिडक्शनलिज्म का मतलब रिड्यूस कर देना। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फिनोमेना को एक सिंगल लॉ से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे फिनोमेना को एक यूनिट कर देना, है ना। यहाँ पे क्या है, एक यूनिट लॉ को अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में तोड़ देना, जस्ट अपोजिट है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कम्प्लेक्स सिस्टम इनटू अ सिंपल कंस्टिट्यूएंट सिस्टम टू सो दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम। मतलब ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम उसके कंस्टिट्यूएंट में अलग अलग सिस्टम में इसको स्प्लिट करके उसको डिफाइन करें, जिसमें हम फिजिक्स लॉ अप्लाइड कर रहे हैं, तो वो हमारा रिडक्शनलिज्म हो जाता है। जैसे एक थर्मोडायनेमिकल्स लॉ होते हैं, जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होते हैं, एग्जांपल की बात करें, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, देखिए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम बहुत सारे सिस्टम को कंस्टिट्यूएंट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से। जैसे इसमें हम काइनेटिक थीरीज की स्टडी कर सकते हैं, काइनेटिक थीरी को कंस्टिट्यूएंट कर सकते हैं, और भी हीट टेम्परेचर्स में अलग इसको अलग कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स में इसको अलग करके हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के से उसको अलग अलग कर दे। जैसे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम बना दें, आइसोथर्मल सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हों, तो उन सभी सिस्टम को अलग अलग डिफाइन किया जाए, अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाए सिस्टम को, तो वो हमारा रिडक्शनलिज्म कहलाता है। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक सिंगल सिस्टम है जिसको हम क्या कर दे रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट ब्रेक कर दे रहे हैं अलग अलग सिस्टम से। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हीट सिस्टम को अलग एक डिफ़ाइन करें और काइनेटिक थ्योरी को अलग डिफ़ाइन करें। ये सब चैप्टर्स के नाम भी हैं, हीट और थर्मल प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सब चैप्टर आपके क्लास 11 में है भी, बट ये थर्मोडायनेमिकल का ही पार्ट्स होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से ही बना हुआ है सब चीज़ है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये आपको बताया हो कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट का मोशन स्टडीज़ करना। तो हीट के मोशन को अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स में हम डिफ़ाइन करेंगे, अलग अलग चैप्टर में डिफ़ाइन करें, तो हमारा वो रिडक्शनलिज्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनलिज्म किसे कहते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि बहुत सारे फिनोमेना को एक सिंगल लॉ से डिफ़ाइन किया जाए, तो यूनिफिकेशन कहलाता है। और रिडक्शनलिज्म किसी एक सिस्टम को अगर बहुत सारे सिस्टम में तोड़ करके डिफ़ाइन किया जाए, ब्रेक करके, रिड्यूस करके उसको डिफ़ाइन किया जाए, तो हमारा वो रिडक्शनलिज्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका क्लियर, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और हमें ये लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने ये सीखा, ये एक्चुअली ये जो आप जो फिजिकल वर्ड चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा चैप्टर्स है जो बेसिकली आईआईटी, जेई और नीट में इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हम कह सकते हैं, बट आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। बट इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस बहुत है, एकेडमिक में बहुत इम्पॉर्टेंस है। जैसे आपके यूनिट टेस्ट में इसका बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली
इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंस ये है कि हम फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या स्टडीज़ किया जाता है, इसका ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चैप्टर के बाद अब जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तब आपको बेसिकली इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे आपने क्लास 10th में साइंस की एक बुक पढ़ी है बेसिकली, लेकिन उसमें आपने कुछ पार्ट फिजिक्स के पढ़े, केमिस्ट्री के पढ़े, बायोलॉजी, बट यहाँ पर वो आपका सब्जेक्ट साइंस एक था। यहाँ पे फिजिक्स अलग हो गया, फिजिक्स एक सब्जेक्ट ही बन गया है आपका। तो इस फिजिक्स में जो क्लास 11th में जो चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, साइंस क्या होता है, फिजिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, हमें फिजिक्स में क्या स्टडीज़ करते हैं, क्या क्या कंजर्वेशंस लॉ, कितने कंजर्वेशन लॉ होते हैं, या और किस तरह से फिजिक्स रिलेट करता है साइंस से, किस तरह से फिजिक्स अदर साइंस से रिलेट करता है, किस तरह से फिजिक्स टेक्नोलॉजी में रिलेट करता है, किस तरह से सोसाइटी से रिलेट करता है। वो चीज़ें हमने पूरे टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ा। तो स्टूडेंट, आपको ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीटली रिवाइज करिए टोटली, और इस चैप्टर का टोटल नोट्स कंप्लीट करिए। और एक लास्ट पॉइंट ये कि इस चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे, तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक आप रिवाइज कर डालिए, क्योंकि जो आगे के चैप्टर अब आने वाला है इस चैप्टर से एकदम अलग है। मतलब अब आप फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, अब अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में फिजिकल वर्ड्स में, ये सिर्फ फिजिक्स के बारे में था। अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आपका स्टार्टिंग चैप्टर है, जिससे हमें IIT नीट में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगले लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। तब तक आप इस सारे चैप्टर को रिवाइज करिए टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।